चलिए, तो ये देखिए कल हमने यहाँ तक कर लिया था, ये क्वेश्चन आई थिंक हो गया था, साइन कॉस एक्स वाला, ये वाला हो गया था, याद है ना? यस याद है। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 क्वेश्चन पढ़िए बेटा। A bag A contains 4 black and 6 red balls, and bag B contains 7 black and 3 red balls. A die is thrown. If one or two appears on it, then bag A is chosen. Otherwise, bag B. If two balls are drawn at random without replacement from the selected bag, find the probability of one of them being red and another black. ओके, कह रहा है एक बैग कंटेन करता है जिसमें 4 ब्लैक और 6 रेड बॉल हैं। एक बैग ए है, तो 2 बैग अपन ने ले लिए बच्चे। यहाँ पे इसमें 4 रेड हैं, 4 रेड हैं एंड नो 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 4 ब्लैक हैं एंड 6 रेड बॉल हैं। और दूसरा जो बैग है बी, जिसमें 7 ब्लैक बॉल हैं और 3 रेड बॉल हैं। कह रहा है एक पासा फेंका जा रहा है। इफ़ 1 और 2 अपीयर्स ऑन इट, तो पासा डाइस फेंका गया, तो डाइस फेंकने पर अगर 1 या 2 आता है, 1,2, तो 1 और 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों? 2/6, मतलब 1/3 होगी कि नहीं होगी? होगी सर। तो कह रहा अगर एक पासा फेंका जाता है, 1 और 2 अपीयर्स ऑन इट, देन बैग ए इज चूजन। तो ये 1 या 2 आने के बाद बैग ए को सिलेक्ट किया जाता है। अदरवाइज बैग बी। और 1 और 2 के अलावा अगर 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो बैग बी को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है। इफ़ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, अगर 2 बॉल्स निकाली गई एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग, गुड इवनिंग एरिना। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। इफ हाँ, तो क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ बेटा मैं। ए बैग कंटेन्स ए बैग है ए कंटेन्स 4 ब्लैक बॉल एंड 6 रेड बॉल। पहला बैग है बेटा ए, जिसमें 4 ब्लैक बॉल हैं और 6 रेड बॉल हैं। और दूसरा बैग जो है बी, जिसमें 7 रेड ब्लैक बॉल हैं और 3 रेड बॉल हैं। एक डाई फेंकी जाती है, अगर 1 या 2 आता है तो बैग ए को सिलेक्ट किया जाता है। अच्छी बात है भाई। और अगर नहीं आता है तो हम बैग बी को सिलेक्ट करते हैं। मतलब 3, 4, 5, 6 आएंगे तो हम बैग बी को सिलेक्ट करेंगे। इफ़ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेलेक्टेड बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम बीइंग अ रेड एंड अनदर इज अ ब्लैक। चलो भाई, कह रहा है कि अगर 2 बॉल निकाली जाए, 2 बॉल निकाली जाए, इफ़ 2 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के 2 लगातार बॉल निकाली जाए, तो उसके उन बॉल्स के पहली वाली की वन ऑफ देम बीइंग अ रेड एंड अनदर इज अ ब्लैक, तो 2 बॉल्स के एक के रेड और एक के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बच्चों बहुत उम्दा क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को न्यू डालो, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कम मिलता है। चलो सॉल्व करते हैं। तो भाई पासा दे दिया गया है, पासे की इन्वॉल्वमेंट कर दी गई है इस क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं क्या है। बैग ए है जिसमें 4 ब्लैक 6 रेड है, और बैग बी है जिसमें 7 ब्लैक है 3 रेड है। कह रहा है कि हमें आपको बैग चुनना है, उसमें से गेंद निकालनी है। ओके, तो देखिए बैग ए जो है, अब इसमें कंडीशन क्या दी गई है कि बैग ए चुनने का अधिकार तब है जब पासे में 1,2 आए, और बैग बी चुनने का अधिकार जब है जब पासे में 3, 4, 5, 6 आए। चलिए, तो देखिए बैग लेट इवेंट एक है 1 रेड एंड अनदर ब्लैक इज ड्रॉन। तो ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें इवेंट ए हम मतलब दोनों को कंबाइंड केस ले रहे हैं कि इवेंट ए का मतलब एक रेड आना और एक ब्लैक आना। अब आइए इवन बैग, फर्स्ट में इवन इवेंट ले ली है। बैग ए इज चूजन दैट इज 1 और 2 अपीयर ऑन डाई, और इवेंट E2 इज इक्वल टू बैग बी इज चूजन, मतलब 3, 4, 5, 6 आया है। तो देखिए क्या होगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी के केस क्या बनेंगे? प्रोबेबिलिटी का केस ए मतलब वो लाल गेंद और काली गेंद एक साथ निकालना। तो 2 केसेस बनेंगे बेटा। देखो प्रोबेबिलिटी ए मतलब पहला आपने पासा फेंका, तो अगर आप पासा फेंकते हो तो आपके पास मान लो बेटा आ गया कितना, 1 और 2 आ गया। तो 1 और 2 आने की कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मैंने निकलवाई थी बेटा, देखिए नीचे 1/3 निकलवाई थी कि नहीं निकलवाई थी बताओ? यस सर, निकलवाई थी। हाँ, तो मतलब ये इसमें वो लग रहा है एक के बाद एक। तो P मतलब 1/3 आएगा, तो आप कौन सी गेंद सेलेक्ट, कौन सा बैग लोगे? ए बैग। और ए बैग में एक ब्लैक बॉल है, सॉरी 4 ब्लैक बॉल हैं और 6 रेड बॉल हैं।
तो पी E1 हो गया 1/3। 1/3 के ऊपर आप क्या निकालोगे, एक ब्लैक और एक रेड, तो आएगा 4C1। 4C1 एक ब्लैक हो गई, मल्टीप्लाइड बाई 6C1 होल डिवाइडेड बाई 10C2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। एरिना, नहीं आया समझ में? सर हम्म रिपीट कर दो थोड़ा एक। रिपीट कर दूं। देखो बेटा, इसमें ये कह रहा है कि आपको जो है एक रेड बॉल निकालना है और एक ब्लैक बॉल निकालना है। बोलो हाँ। हाँ सर। अब उसके पहले आपको पासा फेंकना है। अब पासे फेंकने में अगर 1 और 2 आता है तो बैग ए में हाथ डालना है, 3 4 5 6 आता है तो बैग बी में हाथ डालना है। बोलो यस। यस सर। अब पहले पासा फेंका, पासे फेंकने में 1 या 2 आया, 1 या 2 आने की प्रोबेबिलिटी बेटा 2/6 यानी 1/3। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो पी E1 मतलब 1/3 इंटू पी A/E1 मतलब E1 आने के बाद बैग फर्स्ट वाला चुनना। तो फर्स्ट में कितनी ब्लैक बॉल है, 4 हैं और 6 हैं, तो 4 में से एक ब्लैक बॉल निकालना बेटा 4C1। बोलो यस। यस सर। और 6 में से एक ब्लैक बॉल निकालना मतलब 6C1। बोलो यस। यस सर। ये लिखा है 4C1, ये लिखा है 6C1, और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी 10 में से 2 बॉल निकालना मतलब 10C2। यस सर। ओके, तो शेयरिंग के साथ केस कितना बनेगा पी ए का, पी ए इक्वल टू पी E1 और उसके बाद पी A/E1, तो पी A/E1 आ गया 8/15 और ये कितना था 2/6 मतलब 1/3। तो टोटल इतना वाला पार्ट जनरेट होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझे। यस सर होगा। चलो, और अगर 2 और 6 ना आया होता तो क्या आता है एरिना? 4 आता, 3 आता, 4 आता, 5 आता, 6 आता, आता कि नहीं आता? आता सर। तो प्रॉबिलिटी कितनी बनती? 4/6। बोलो यस। यस सर। ये देखो 4/6। अब 4/6 के ऊपर बॉल निकालते, तो ये देखो इस वाले बैग से बॉल निकालते, तो 7 में से एक काली 7C1 और 3 में से एक लाल 3C1 आउट ऑफ 10C2। हाँ या ना? हाँ सर। बस निकल गई बच्चों आंसर, टोटल प्रोबेबिलिटी। क्लियर? क्लियर सर। क्लियर है सर। अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। हाँ श्रुति, अगला क्वेश्चन पढ़ो। एन अनबाइज्ड An unbiased coin is tossed 4 times. Find the mean and variance of the number of heads obtained. ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है। मैं डिस्ट्रीब्यूशन बताना समझा देता हूँ बच्चों, क्योंकि मीन वेरिएंस तो आपके सिलेबस से हट गया इस बार, देख लीजिएगा जेई वगैरह में है। तो 4 बार कॉइन को टॉस किया जाता है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस नंबर ऑफ हेड्स। तो 4 बार टॉस करोगे तो हो सकता है एक बार भी हेड ना आए, मतलब x इक्वल टू 0, हो सकता है एक बार हेड आ जाए x इक्वल टू 1, हो सकता है 2 बार हेड आ जाए तो x इक्वल टू 2, हो सकता है 3 बार हेड आ जाए x इक्वल टू 3, और हो सकता है 4 बार हेड आ जाए तो x इक्वल टू 4। हेड आने की प्रोबेबिलिटी को p ले लो 1/2, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी q होगी 1 - 1/2 मतलब 1/2। समझ में आया हम क्या क्या बोले? कहा बच्चों, नहीं आया समझ में हम क्या क्या बोल गए? एक बार और सर हो बेटा जाए। यहाँ पे रैंडम वेरिएबल का नाम देंगे नंबर ऑफ हेड्स को, तो हेड्स के पॉसिबल केसेस 0 1 2 3 4 हो सकते हैं। 4 टॉस में हाँ मैक्सिमम सर, 4 बार आ सकता है। यस सर। हाँ सर, हो सकता है। तो x इक्वल टू 0 1 2 3 4 और सक्सेस का चांस 1/2, तो फेलियर का भी 1/2 होएगा कि ना होएगा? हाँ सर, होएगा होगा सर। होगा। हाँ, अब इसके बाद लगा दो बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला, सॉरी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। हाँ क्या होता फॉर्मूला? NCR सक्सेस की पावर R और फेलियर की पावर N-R, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फॉर R। तो ये होता है, तो प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 0, NC0 क्या, 4 में से 0 सक्सेस 4C0, P की पावर 0P मतलब 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, और 1/2 फेलियर यानी 1/2 की पावर 4। जब हर बार फेल हुए हो, हर बार फेल हो गए हो तो फेलियर की पावर 4 हो जाएगी। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो हालांकि 1/2 ही है, तो हर बार ही 1/2 की पावर 4 ही बनेगा। देखना अभी 1/16 आ गया। बोलो पहला केस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, क्लियर है। यस सर क्लियर। ओके, चलते हैं दूसरे केस की तरफ।
हाँ, दूसरा केस देखिए, पी एक्स इक्वल टू 1 बच्चों, मतलब एक सफलता, मतलब एक हेड आने के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो पी एक्स इक्वल टू 1, 4c1 पी की पावर 1/2 की पावर 1 और फेलियर मतलब 1/2 की पावर 3। बोलो डन 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 और डन। तीनों केसेस क्लियर, चारों केसेस Clear, क्लियर। sir. हाँ, तो Clear. बेटा x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखी, x इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग, x इक्वल टू 2, 3, 4 के करस्पॉन्डिंग। अब बच्चों याद रखना, मीन का फॉर्मूला म्यू इक्वल टू होता है पी आई एक्स आई, मतलब ये पी आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करते जाओ और सबका सम कर दो तो मीन आ जाएगा बेटा। ये बना लिया पी आई एक्स आई, सबका सम कर दिया। बोलो बन जाएगा। हाँ सर, बन जाएगा। अरे Yes, एक्स आई sir, बन पी आई जाएगा। एक्स आई पी आई एक्स आई करते जाओ, सबको सम कर दो, ठीक है ना। ठीक है सर। Okay, sir. वेरिएंस का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। वेरिएंस इक्वल टू होता है बच्चों सिग्मा पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। तो पी आई एक्स आई का स्क्वायर निकालते जाओ, मतलब एक्स आई के स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर लो, ये सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर, और जितना मीन आया था मीन के स्क्वायर को माइनस कर दो तो ये वेरिएंस आ जाता है, ठीक ना। वेरिएंस को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से। डन। Done, sir, आपको done. केवल बेटा Done, sir. डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगा क्योंकि आपके सिलेबस में से मीन और वेरिएंस हट गया है। आपको केवल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पूछेगा, मतलब यहां तक। श्रुति ओके सर। समझ में आ गया बेटा। हाँ सर, Yes, sir. आ गए। चलो अगला क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। आर की वैल्यू दी है आर क्रॉस आई कैप, आर क्रॉस जे कैप और एक्स वाई। चलिए आर के साथ आई कैप ये निकाला, आर के साथ जे कैप ये निकाला और दोनों के साथ एक्स और वाई का समेसन ऐड कर दिया। अच्छा दोनों का डॉट भी है, वाह बहुत बढ़िया। तो इसको तो खुद ही देखिए बच्चों, इसमें तो कुछ है ही नहीं मेरे लायक। बताइए। यस सर, क्लियर है। क्लियर है। ओके अगला क्वेश्चन पढ़ो एरिना। फाइंड Find the distance between the points -1, -5, -10 and the point of intersection of the line x -2/3 is equal to y +1/4 is equal to z -2/12 and the plane x y plus z is equal to 5. लैम्डा लेकर के लाइन का पॉइंट फाइंड करके प्लेन में सेटिस्फाई करा के लैम्डा की वैल्यू निकाल करके ये वाले लाइन के पॉइंट निकाल करके डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। बताइए, याद आ गया। यस सर, याद आ गया। Yes, sir. ये पॉइंट निकालिए लैम्डा की, प्लेन में पुट कर दी तो लैम्डा की वैल्यू आ गई तो पॉइंट आ गए और उसके बाद पॉइंट से डिस्टेंस निकाली। बेहद सिंपल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्लियर ना बेटा। क्लियर है सर, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन 14। इफ साइन कॉट इनवर्स इतना इक्वल टू कॉस टेन इनवर्स इतना, मतलब बाहर हाजिरी दे रहा है साइन और इस तरफ कॉट है। प्रूफ नहीं करना, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो साइन को कॉट की टर्म में है ये, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉट को यदि टेन की फॉर्म में बदल सकते हैं। चलो अच्छी बात है भाई। चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। साइन को लिखा कॉट इनवर्स, तो कॉट को लिखेंगे π/2 माइनस टेन इनवर्स इतना, और कॉस से अब साइन 90 माइनस थीटा बच्चों होता है कॉस थीटा। बोलो होता है कि नहीं होता। होता है सर। तो बच्चों ये Yes, हो sir. जाएगा कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस 1। बोलो यस। Yes, sir. हाँ सर। मतलब टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स आ जाएगा उस तरफ, क्योंकि यहाँ भी कॉस बन जाएगा यहाँ भी कॉस बन जाएगा। देखते हैं अगले पेपर में। ये देखिए, ये मैं कह रहा था। बच्चों कॉस से कॉस हट गया। अब टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस टेन इनवर्स एक्स। बोलो होगा कि नहीं होगा। होगा सर। हाँ, अब प्लस माइनस क्यों होगा, क्यों इसलिए होगा बेटा क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है और कॉस ऑफ थीटा भी कॉस थीटा होता है। तो ये पंच यहीं पर स्टार पॉइंट है, यहीं पर धोखा होगा क्योंकि बच्चे सीधे इसको टेन इनवर्स एक्स लिख आएंगे। तो लिख लो बच्चों, इस पॉइंट को स्टार मार्क करके लिख लो, कॉपी में इस पॉइंट को बना लो कि अगर कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स हो तो ये जो है ये प्लस माइनस के इक्वल होगा। अब एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, तो प्लस इक्वल टू लेने पर 1 इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल, माइनस लेने पर x इक्वल टू -1/2, तो बच्चों आंसर आएगा -1/2। बोलो हाँ।
हाँ सर। हाँ सर। चलिए दूसरा तरीका देखिए हमारे पास ये भी है, अल्टरनेट सोल्यूशन साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस वन इक्वल टू कॉट ऑफ टेन इनवर्स एक्स। हमने एक्स प्लस वन को बी मान लिया और हमने पी मान लिया एक्स, ठीक है ना। एक्स प्लस वन को हमने क्या मान लिया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके नो प्रॉब्लम। चलिए इन लोगों ने क्या किया, देखिए कॉट जो है, कॉट का एंगल जो है, ये कॉट में एंगल जो आया करता है वो कितना आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है वो 10, तो कॉट होता है क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखो x प्लस वन के नीचे कुछ नहीं है, तो x प्लस वन अपॉन वन मतलब ये हो गया बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर बन गया, तो ये b फॉर बेस और p फॉर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस ये निकल आएगा कि नहीं, ये लिख लेगा बोलो बच्चों। यस सर, सही है। यस ओके, सर। तो कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेनस है ये, तो कॉट साइन की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। यस सर, हो गया सर। सिमिलरली देखिए 10 में यहाँ पे x है, ये 1 है, तो ये हाइपोटेनस बनेगा, तो कॉस में लिखने के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डन। डन सर। तो कॉस Done, साइन, sir. साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, ये दोनों आ गए, ये आ गए, स्क्वायर बोथ साइड कर दिया, और दोनों तरफ लेने पर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस होल स्क्वायर। एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू। ओके, मैं तो दो केस लेके सॉल्व करूँगा, ऐसा मत करो बच्चों। इन्होंने कहा है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फॉर बेटर आप रूट ले लो दोनों तरफ का, तो एक्स प्लस वन इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, एक बार प्लस एक्स ले लो एक बार माइनस एक्स ले लो, तो प्लस एक्स लेने पर एक्स प्लस वन इक्वल टू प्लस एक्स, यानी एक्स से एक्स कैंसिल, यानी वन इक्वल टू जीरो, कभी पॉसिबल नहीं। और x प्लस वन इक्वल टू माइनस एक्स, यानी इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस वन, मतलब x इक्वल टू माइनस वन बाई टू। बताओ बच्चों, कर लोगे? यस सर। कर लेंगे। चलो बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, इसका सेकेंड पार्ट एक और था, ये देखिए कह रहा है कि इफ़ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर बाई 8, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो भाई ज़रा देखने की कोशिश करो, सोचो कैसे करेंगे इसको। देखिए ये आइडेंटिटी जो है ये जुगाड़ से बन सकती है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का होल स्क्वायर से बन सकती है कि नहीं बन सकती एरिना? एरिना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ या ना? हाँ सर। तो ये आइडेंटिटी हम जुगाड़ से बना सकते हैं। बेटा एक क्वेश्चन को लिखो कॉपी में, पहले यस सर। ये कॉपी में लिखो क्वेश्चन को, फाइंड एक्स करके ऐसा लिखो जल्दी से। लिख लिया? यस सर। यस ओके, चलिए देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा देखिए ये tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू इतना, तो आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू, होती है कि नहीं होती? यस सर, होती तो है। ये tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स x हो जाएगा बेटा पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8। अब tan इनवर्स x को t ले लो तो t स्क्वायर और ये इतना इक्वल टू इतना, होल स्क्वायर ओपन कर दो, क्वाड्रेटिक बन गया, पाई t एक बार है और यहाँ 5 पाई बाई स्क्वायर बाई 8 सॉल्व करके इतना आ गया, t की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन गया, बहुत खुश। फिर इसके बाद क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लिया तो t की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी माइनस पाई बाई 4, हाँ तो t की वैल्यू है tan इनवर्स x, हमने tan इनवर्स x को t मान लिया था ना स्टार्ट में, देखिए हाँ tan इनवर्स x को हमने t मान लिया था, तो tan इनवर्स x इक्वल टू t यानी पाई बाई 4, तो माइनस वन आ गई 10 पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 tan इनवर्स x 3 पाई बाई 4। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, ज़रा देखना पड़ेगा क्वेश्चन एक बार फिर से, यस देखिए tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8, तो x की वैल्यू तो क्यों रिजेक्ट कर दी गई भाई, x की वैल्यू माइनस वाली, ज़रा समझते हैं।
रिजेक्टेड, अच्छा। टेन इनवर्स एक्स जो डोमेन में होता है -π/2 से लेके +π/2 के बीच में हुआ करता है, तो 3π/4 पर भी वो, हालांकि 3π/4 टेन इनवर्स एक्स इज बिटवीन π/2, तो इसलिए प्रिंसिपल सोल्यूशन इसका आया है x इक्वल टू -1। चलो नोट कर लो बच्चों, 3π/4 यानी पाई -π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में, वो भी तो नेगेटिव ही आएगा, तो इससे भी निकालोगे तो -1 ही आएगा, कोई बुरी बात नहीं है। इसको भी निकालोगे तो आंसर -1 ही आएगा। बेटा देखो x इक्वल टू हो जाएगा 10 3π/4 और 10 3π/4 भी -1 ही आएगा, तो आंसर -1। चलो अब आराम से देखो एक बार, बताओ बच्चों यहाँ से क्लियर? क्लियर? यस सर, क्लियर है। So clear. बच्चों कल आपने जो क्वेश्चन करे, मैंने कराए थे कल, मैं जब हम तो जैसे कराते हैं तो सॉल्व तो करते नहीं है, तो जब आप सॉल्व करते हो तो आपको जो बताया होता है वो पूरा पूरा याद आ गया कि कोई डाउट भी आया उसमें? कोई डाउट है क्या कल वाले नहीं, क्वेश्चंस में? सब बन गए ना? हाँ सर, Yes. बन गया। चलो हाँ, नेक्स्ट स्टेप देखो बच्चों, कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दिया है इसमें। डन? Done, sir. डन सर। अगला देखिए, अगला बन जाएगा? बन जाएगा सर। चलिए जी, Yes, बहुत sir. अच्छे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। इफ़ y इज इक्वल टू टेन इनवर्स √1 + x² 1 - x²। हाँ तो भैया x की जगह cos थीटा, और इसके बाद तो ये क्वेश्चन श्रुति तुमने कई हजार बार कर लिया होगा, एरिना श्रुति दोनों लोगों ने, बताओ किया कि नहीं किया? यस सर, लाखों बार सर। लाखों बार। तो 1 + x² 1 - x², x² की जगह cos थीटा, तो ये भैया बन गया cos थीटा sin थीटा में √2 कॉमन लेकर के हमारी एक और फेवरेट स्ट्रक्चर, फिर cos थीटा का डिवाइड कर देते हैं, तो 1 + tan थीटा 1 - tan थीटा, जो कि बन जाता है 10π/4 + θ/2, जिसको 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो π/4 + θ/2 यानी 1/2 cos इनवर्स x²। आ गया? आ गया सर। हाँ, अब इसके बाद इसको Yes, sir. डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने वाह हमसे डिफरेंशिएशन पूछा है, इतनी मेहनत करवाई। अब एक लाइन का डिफरेंशिएशन, इतनी तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री थी, ये हमको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में केवल यहाँ तक प्रूफ करने को दे सकता था। अब हम एक लाइन के लिए डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। रोटेट 180 डिग्री से रोटेट। हाँ देखिए बेटा, तो डिफरेंशिएट हमको करना है, किसको करना है? π/4 का 0 हो गया, 1/2 बाहर, cos इनवर्स x का होता है 1/√1 -1/√1 - x², तो -1/√1 - x² का होल स्क्वायर, फिर x² का करोगे तो 2x आ जाएगा। बोलो, बुझल गई ले श्रुति? यस सर। चलो कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. चलिए अगला क्वेश्चन, x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा, y इक्वल टू इतना है, शो दैट y² d² y dx² dy/dx। ओके, मतलब हमको dx/d, पहले dy/dx निकालना पड़ेगा। ये दिया है, ये दिया है, दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया, डिवाइड कर दिया, dy/dx इक्वल टू -x/y, तो y dy/dx इक्वल टू इतना आ गया, डिफरेंशिएट कर दिया। अच्छा, y को किसको सी में ऊपर ले गए? y को ऊपर ले जाने से क्या मिलेगा? y का स्क्वायर चाहिए ना हमें, तो चलिए ठीक, अच्छी बात है, करते हैं अभी जो ये कह रहे हैं। तो y dy/dx इक्वल टू x, अब फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इक्वल टू -1, ठीक है। तो वहाँ से y का पूरे मल्टीप्लाई कर दिया, तो dy/dx होल स्क्वायर आ जाएगा, और y dy/dx की जगह ऊपर से क्या रख देंगे? y dy/dx आया था -x, तो ये -x इक्वल टू 0। बच्चों मैनिपुलेटेड किया है तो काफ़ी छोटा हो गया है, हेर फेर करके क्वेश्चन किया हुआ है। अब आप मुझे पहले क्वेश्चन देख लो, बोलो क्लियर क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. Clear. ओके,
अब बताओ डी बाई डी एक्स तक की पिक्चर क्लियर? Yes, sir. Sir, clear. अब इसके बाद देखिए y को डी बाई डी एक्स के साथ लेकर के डिफरेंशिएट कर दिया है, तो ये एक Yes, इक्वेशन sir. बन गई। Yes, sir. पूरे में बच्चों, पूरे में y का मल्टीप्लाई कर लिया तो ये इक्वेशन बन गई, और y डी बाई डी एक्स को माइनस एक्स पुट कर 0 के इक्वल ले आया है। Okay, sir. Okay, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए अरीना। The side of an equilateral triangle is increasing at the rate of 2 centimeter per second. At what rate is its area increasing when the side of the triangle is 20 centimeter? ओके, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बेटा, ये ए ले लो, ये ए ले लो, ये ए ले लो। ओके, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो डी ए बाई डी टी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कह रहा व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इंक्रीजिंग, अगर साइड जिस समय 20। बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? √3/4a²। कुछ नहीं, यहाँ भी कर दो डी टी और यहाँ भी कर दो डी टी से डिफ्रेंशिएट कर दो, देखते हैं ऊपर क्या होगा। ये देखिए इसने x ले लिया बच्चों, तो a इक्वल टू √3/4², √3/4 x² का 2x और dx बाई डी टी की वैल्यू दी गई बच्चों 2 रख दिया, और x की वैल्यू 20 रख दो। बताओ बच्चों आंसर क्लियर? हाँ सर, क्लियर है। Yes, sir. ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, √3 - 4x - x²। तो एक तो तरीका ये है कि कुछ ऐसी जुगाड़ करो कि ये बन जाए, तो x² का होगा 2x और -4 का कितना होगा +4। हाँ तो बन सकता है बच्चों, एक बन सकता है। कैसे बनेगा देखो, अब 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दो -2 का, तो क्योंकि तो -2x - 6। बोलो यस। Yes, sir. ये वाली लाइन समझ में आ गई जिसमें मैंने टिक मारा? 1 मिनट सर। हाँ बेटा, हाँ सर, हो गई सर क्लियर। ठीक है ना। -6 को हम -4 - 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेटा ये वाला पार्ट, और -2x - 4। देखो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, अंदर वाला t बाहर वाला dt, दिखल बानी? यस सर। Yes, sir. ओके, ये हो गया, इसको t ले लेंगे, इसको dt ले लेंगे, और ये तो वही है, इसका 2 कहाँ गया? अच्छा 1/2 से कैंसिल हो गया, ये देखो ये 2 1/2 से कैंसिल हो गया, तो ये बच गया। इसको तो बेटा हम कर लेंगे, ये t बन गया, ये dt बन गया, तो √t dt, और इसमें लगेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये वाला यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आया? बताइए आराम से। Yes, sir. आ गया. बहुत यस बढ़िया, सर। इसको बस कंप्लीटिंग द स्क्वायर ही कर लिया है। अब इसके बाद इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के बाद देखिए क्या करते हैं, x² - 4x - 3, 2 का स्क्वायर का जुगाड़ कर दिया, और 2 का स्क्वायर प्लस किया तो 2 स्क्वायर माइनस कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर और -7 4 3 7, तो √7 का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर लगा देंगे x², फिर लगा देंगे a² - x² का फॉर्मूला। देखिए आराम से, चलिए देखिए, तो इसके बाद ये बन गया हमारे पास बच्चों √, ये तो पहला वाला है ही है, दूसरा वाला माइनस बाहर लेकर के x - 2 - 7 माइनस साइन का मल्टीप्लाई करके इतना, तो √a² - x², ये तो हो गया x/2 √a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x अपॉन a। बताइए क्लियर? क्लियर है सर। Clear है, sir. एरिना बन जाएगा पक्का ना? जी sir. ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, पढ़ो श्रुति। 3
Three schools A, B, and C organized a mela for collecting funds for helping the rehabilitation of food flood victims. They sold handmade fans, mats, and plates from recycled material at a cost of rupees 25, rupees 100, and rupees 50 each. The number of articles sold are given below. Find the funds collected by each school separately by selecting the above articles. Also find the total funds collected for the purpose. Write what one value generated by the above situation. चलिए, तो बेटा मैट्रिक्स एक बनी हुई है ए बी सी की, ये जो मतलब ये जो आर्टिकल बेच रहे हैं, अब देखो ऐसा मल्टीप्लाई ऐसे होता है, तो ये 40 वाला मल्टीप्लाई 25 रुपये से होगा, क्योंकि जो कॉस्ट बन रही है हैंड फैन की वो 25 है, मैट्स की 100 रुपये है और प्लेट्स की 50 रुपये है। तो इस तरीके से इसको ये वाला इसके साथ चला जाएगा, है ना, ये वाला जो है मल्टीप्लाई इसके साथ में चला जाएगा, तो हैंड फैन की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और इनमें क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट कलेक्टेड बाय ईच स्कूल। अच्छा, हर स्कूल की कॉस्ट कलेक्ट करना है। ओके, स्कूल वाइज कॉस्ट कलेक्ट करना है बच्चों, वो मतलब उस तरीके से नहीं करना है, तो स्कूल वाइज कॉस्ट कलेक्ट करना है। तो 40, 50, 20 ऐसे रहेंगे, 40, 50, 20, क्योंकि ये स्कूल वाइज कॉस्ट है, मतलब पर स्कूल ने कितना पैसा दिया। अगर आप ऐसे कलेक्ट कर देते हो तो वो ये आ जाएगा कि टोटल कितने के, इसको ऐसे करोगे, हाँ, तो ये आ जाएगा कि टोटल हैंड फैन कितने के बने तीनों स्कूल के, और टोटल मैट्स कितनी बनी तीनों स्कूल की, और टोटल ये कितने बने। बट इसको हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मतलब जो हमें नया मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा वो स्कूल के हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो ये बनेगा स्कूल ए का प्रोडक्शन, ये बी और ये सी। तो स्कूल ए का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, 40, 50, 20, तो 40, 50, 20 मल्टीप्लाइड बाई ऐसा ऑर्डर आएगा आपके पास बच्चों 2500, 50। बोलो कर लोगे? कर लेंगे सर। हाँ, तो एक तरीका ये है कि आप जो है देखो, इन लोगों ने मैट्रिक्स जो है यही रखा है, मगर इसका ऑर्डर ऐसा ले लिया, तो इन्होंने इसको हॉरिजॉन्टल बना लिया, इसको वैसे ही रहने दिया है। मैंने क्या करा, इसको मैंने वर्टिकल बना लिया और इसको मैंने पलट करके कर लिया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना एग्जाम में। देखो है मैट्रिक्स का क्वेश्चन, बट गलती हो सकती है। क्या मैं कह रहा हूँ, पॉइंट पकड़ पा रहे हो? यस सर। क्योंकि आपको स्कूल वाइज कॉस्ट चाहिए है, तो स्कूल वाइज देखो, स्कूल ए के पास 40, 50 और 20 के आर्टिकल्स हैं, तो कुछ ऐसा करो कि मल्टीप्लाई ऐसे हो जाए। तो इसको 40, 50, 20 को ऐसे रख देना और ये ऐसे रख देना। एरिना समझ में आया? यस सर, आ गया। तो ये देखो बस मल्टीप्लाई कर लो, या तो फिर आपको वैसे करना है तो इसको 25, 50, 100 को ऐसे रख लो और इसको ऐसे रख लो। ऑर्डर भी सपोर्ट करना चाहिए, ऑर्डर भी तो सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप इसको रखते हो तो ये 3x3 है, 3x3, और वैसे रख देते हो तो 3x3 है, और वैसे रख दोगे तो 1x3 आ जाएगा, जो कि सपोर्ट नहीं करेगा मल्टीप्लाई के लिए। बोलो यस? यस सर। तो 3x3 इसको पलटना पड़ेगा बेटा, इसको 3x1 करना पड़ेगा उल्टा करके, है ना? यस सर। यस सर। तो बात एक ही है, उसको फिर आपको 3x1 करना पड़ेगा, 1 रो 3 कॉलम। हाँ, तो भी सही हो जाएगा अगर वैसे करोगे, अदरवाइज़ आप ऐसे कर लेना। तो देखो 25, 100, 50, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा 40, 50, 20, तो पूरी स्कूल ए की कॉस्ट आ जाएगी एक तरफ, है ना, दूसरी स्कूल बी की कॉस्ट आ जाएगी और तीसरी स्कूल सी की कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर? क्लियर है सर। यस सर। तो टोटल फंड निकालना है बाय द स्कूल्स, ऐसा आ जाएगा। अलग अलग फंड दिखा दिए और टोटल फंड वैसे आ जाएगा। चलिए, वैल्यू जनरेटेड सर्विंग द नेशन बाय हेल्पिंग द फूड विक्टिम्स। ठीक है भाई, अच्छी बात है। ओके बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही गंदा क्वेश्चन है, ये बहुत बकवास क्वेश्चन है, और इसमें थोड़ी सी मतलब हमको शैतानी करनी पड़ती है हमें, तब समझ में आता है कि ये क्वेश्चन क्या है। चलो एरिना पढ़ो ये क्वेश्चन रिलेशन का। Let n denote the set of all natural numbers and r be the relation on n cross n defined by ABRCD if AD into B plus C is equal to BC into A plus D. Show that R is an equivalence relation.
चलो देखो, मैं प्रॉब्लम क्या है, मैं इस क्वेश्चन पे प्रॉब्लम की बात करता हूँ। इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है। न, 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 न। देखिए बच्चों, ये आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है। अब लेट n डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड r बी द रिलेशन ऑन n क्रॉस n। तो देखो अभी तक क्या था बच्चों, ये रिलेशन, ये क्वेश्चन मैंने एक बार कराया है, मुझे याद है, और बहुत अच्छा प्रश्न है। कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन, तो अलग टाइप की अप्रोच है। अभी तक क्या हुआ करता था बच्चों कि हम अगर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में कोई रिलेशन डिफाइन करते थे तो हम लिखते थे ए रिलेशन r that is going from n to n is defined as the combination of the ordered pair of element a comma b where a is related to b by r। बोलो yes or no। Yes, sir. इसका मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया, कि एक रिलेशन है जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है और इस नेचुरल नंबर का एलिमेंट a दूसरे एलिमेंट b से बाई सम रूल r कनेक्टेड है। Yes, sir. याद आ गया। Yes, sir. अब देखो इन लोगों ने इसमें कलाकारी क्या की है। ये लोग जो है ना, इस बार ये जो सेट लगा रहे हैं ना, ये लोग अपना जो रिलेशन लगा रहे हैं ना, ये सिंगल एलिमेंट में नहीं लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं यहाँ पे भी कोई एलिमेंट है, पेयर एलिमेंट है ए कॉमा बी, और यहाँ पे भी कोई एलिमेंट है, मान लो जिसका नाम है सी कॉमा डी। और ये कह रहे हैं कि ए और बी और सी और डी में जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, ए और बी और सी और डी ऐसे रिलेटेड हैं। तो ए कॉमा बी related to C comma D in what way, A D और B plus C is equal to B C A plus D। बोलो समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। Yes, आ गया। ये देखो बस आपको अब मालूम इसमें दिक्कत क्या है बच्चों, ये पैटर्न आपको याद रखना पड़ेगा हर जगह। इसका अंतिम के साथ बीच वालों का सम, इन दोनों का लास्ट वालों का सम, बस ये पैटर्न आपको याद रखना है। चलिए, तो हमको सबसे पहले क्या प्रूफ करानी है, रिफ्लेक्सिविटी। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ भी एलिमेंट है ए कॉमा बी और यहाँ भी एलिमेंट है ए कॉमा बी। बोलो यस। Yes, sir. अब देखते हैं क्या ए कॉमा बी क्या रिश्तेदारी फॉलो कर रहा है खुद के साथ। अगर खुद के साथ फॉलो कर गया तो ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं तो नहीं है। तो देखिए क्या रूल था बेटा, हमने ये ए बी प्लस ए है ना, ए डी बी प्लस सी। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी प्लस ए इज इक्वल टू कौन से वाले, लास्ट वाले होते थे ना, बी सी, ना 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 लास्ट वाले नहीं, बीच वाले, बी ए और क्या ब्रैकेट में ए प्लस बी। बच्चों नेचुरल नंबर के केस में चाहे आप ए इंटू बी करो बात बराबर है, ए प्लस बी करो बात बराबर है, बी इंटू ए बात बराबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं, कोई फ्रैक्शन नहीं होता है ए प्लस बी। तो बताओ ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट नेचुरल नंबर के लिहाज में ट्रू हुए कि फॉल्स। True, sir. ट्रू, मतलब कैसा हुआ, ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया बेटा। बोलो यस। Yes. हाँ, तो पहला केस है अपन को रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना। अब आपको समझ में आता जाएगा क्या क्या होने वाला है, देखो जरा। हाँ, ये फर्स्ट वाला केस। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी, दिस मीन्स ए बी प्लस ए इक्वल टू बी ए प्लस बी, विच इज ट्रू बिकॉज ए बी इक्वल टू बी एंड ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए in the case of real number, that is it is reflexive। बुझल बानी। Yes, sir. चलिए अब देखिए सिमेट्रिक की बात करते हैं। ए कॉमा बी और सी कॉमा डी अगर सिमेट्रिक है तो हमको क्या दिखाना है
कि अगर ए बी इज रिलेटेड विद सी कॉमा डी, तो कुछ जुगाड़ करके लाना है कि सी डी इज रिलेटेड विद ए कॉमा बी। बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ चलो, अब मेरे को ये बताओ एरिना कि अगर ए बी सी कॉमा डी के साथ रिलेटेड है तो क्या रिलेशनशिप बन रही थी बेटा? ए डी बी प्लस सी इक्वल टू बी सी बी सी ए प्लस डी। चलो चोरी करें। हाँ, ये लाना है, मतलब क्या बनेगा? सी बी डी प्लस ए, सही बोले हैं? यस सर, सही बोले। ए डी सी बी डी प्लस ए इक्वल टू, बोलो एरिना, बी सी बी सी बी सी, तो बीच में क्या आएगा? बी ए डी ए बी प्लस सी। बी प्लस सी। हाँ, हमको ये लेकर के आना है बेटा, मतलब हमारे पास ये दिया है और इसको हमको ये लेकर के आना है, हमको ये लेकर के आना है। चलिए, तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। अब देखिए, हमको ये लेकर के आना है विद द हेल्प ऑफ दिस। मैं जैसा जैसा बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए बस आप आराम से। बेटा ये बताइए कि नेचुरल नंबर के केस में अगर a इक्वल टू बी, तो मैं पलट करके क्या b इक्वल टू ए नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं सर। बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो बेटा ये टर्म यहाँ ले आऊँगा और ये टर्म यहाँ ले आऊँगा। बोलो यस। यस सर। अब ये बताओ Yes. कि नेचुरल नंबर के केस में जब ये यहाँ आ गया तो क्या b इंटू सी क्या c इंटू बी नहीं होता है? होता है सर। और a प्लस डी क्या d इंटू ए नहीं होता है? होता है सर। और वो पलटा करके इधर आया होगा तो a इंटू डी क्या d इंटू ए नहीं होगा? होगा सर। और b प्लस सी तो बैठा ही हुआ है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ, तो देखिए अब इन लोगों ने अलग अलग कर दिया। इन लोगों ने कहा कि आप देख लो ध्यान से, हम तो ए बी सी डी का बना देते हैं और सी डी ए बी का बना देते हैं, और नेचुरल नंबर की भाषा में ये सब चीज़ें एक ही हैं। दोनों इक्वेशन 1 और 2 आइडेंटिकल हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। हाँ, तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ कि नहीं हुआ? यस यस सर। सर। चलिए, अगला वाला बच्चों हमको सिमेट्रिक का प्रूफ करना है। ये बहुत तगड़ा है सिमेट्रिक वाला। देखिए, सॉरी, रिफ्लेक्सिव वाला। रिफ्लेक्सिव का मतलब कहता है बेटा ए बी अगर रिलेटेड है, रिलेटेड टू सी कॉमा डी, एंड सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू है ई कॉमा एफ, तो आपको प्रूफ करना है बच्चों कि ए कॉमा बी जो है वो किसके साथ रिलेटेड है? ई कॉमा एफ के साथ। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलो, लाना क्या है देखो बेटा, तो अब वही याद करो, उनका पहाड़ा क्या था भैया? ए डी बी प्लस सी इक्वल टू कोने कोने वाले बी सी ए प्लस डी। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। नंबर 1। ओके, दूसरा वाला पार्ट बेटा देखो, सी एफ डी प्लस ई इक्वल टू डी ई सी प्लस एफ। हाँ या ना? हाँ सर। अब इन दो जुगाड़ों का यूज़ करते हुए हमारी चोरी क्या करनी, हमको बनाना क्या है? इसीलिए इसको चोरी के अंदर, बादल के अंदर लिख रहा हूँ। हमें बनाना है ए एफ बी प्लस ई इक्वल टू ए एफ बी प्लस इक्वल टू बी ई ए प्लस एफ। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके बेटा, अब इतनी मेहनत करनी है, मतलब पिक्चर में हमें ए लाना है, एफ लाना है, बी प्लस ई लाना है और बी ई ए प्लस एफ। मतलब पिक्चर में हमें सी डी गायब करना है। हमें सी और डी पिक्चर में गायब करना है, कुछ भी करके। ओके ओके ओके, सी और डी हमें गायब करनी है पिक्चर से। सोचो 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 कैसे करेंगे? सी और डी को गायब करना है बस। अगर सी और डी गायब हो गए ना तो आंसर आ जाएगा।
हम्म, कुछ आइडिया लग रहा बच्चों? कुछ लगा आइडिया, नहीं लगा? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। ओके, मेरे मन में दो आइडिया तैर रहे हैं बच्चों। दो आइडिया ये हैं कि मेरे पास ये तरीका, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लिख के सिस्टमेटिकली डिवाइड करूं। ए डी बी प्लस सी इक्वल टू बी सी ए प्लस डी, और मैं इसको डिवाइड करूं बेटा डी ई सी प्लस एफ इक्वल टू सी एफ डी प्लस ई। एरिना बोलो ठीक है कि नहीं है? ठीक सर। चलो, डी से डी कैंसिल, कैंसिल। सी से सी कैंसिल। कैंसिल, ए ब्रैकेट में बी प्लस सी अपॉन ई ब्रैकेट में सी प्लस एफ इक्वल टू बी ब्रैकेट में ए प्लस डी अपॉन एफ ब्रैकेट में डी प्लस ई। ओके, अभी भी बट हमारी चिंता ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि सी और डी पिक्चर में धूम धड़ाके से बैठे हुए हैं। बोलो यस कि नो? यस सर। चलो, सर। तो बच्चे लोगों कुल मिला के हमारी